बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर यासिर, बायोलॉजी का टीचर JCMA। आप स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। देखिए बेटा, ईटा के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। उनमें से सबसे बड़ी चीज़ वो काबिलियत नहीं है बल्कि वो ट्रिक्स होते हैं। देखिए बेटा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से पढ़े होते हैं, एक कॉलेज से, एक ही टीचर, एक ही अकेडमी से, लेकिन उनमें से कुछ आगे चले जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। कुछ मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए होते हैं और कुछ आप फिर भी रह जाते, रिपीटर बन जाते। तो बेटा, आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रिक्स बताना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद पे बच्चा आगे जा सकता है। उनमें से सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कई मरतबा ये टेस्ट कैंसिल हुआ, तो अब बहुत से बच्चे तो इस वजह से नाउमीद हुए हैं। तो देखिए बेटा, एक बहुत ही ज़रूरी बात आप सबको बताना चाहता हूँ इस लिहाज से कि समझने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए बेटा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत से काबिल स्टूडेंट थे, लेकिन एक मरतबा जब बारिश की वजह से टेस्ट कैंसिल हुआ और दूसरी मरतबा लीकेज की वजह से कैंसिल हुआ, तो इनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा काबिल तरीन स्टूडेंट थे, तो वो अपने हौसले खो चुके हैं और वो छोड़ चुके हैं स्टडी। तो इन औकात में और इस मौके पे उन स्टूडेंट के लिए जो समझते हो, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए कंपटीशन कम हो गए। तो इसलिए बेटा, ये है वो वक़्त कि आप उठे और आप ये चंद दिन है, तकरीबन कुछ ही सितंबर में भी टेस्ट हो, लास्ट में इस तरह में भी, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं भी 1 महीना या कम ज़्यादा। तो बेटा, अब ये वो स्टूडेंट जो समझने वाले हैं, जो अक्लमंद है, वो इस अपॉर्चुनिटी को कभी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि वो ये सोचेंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो डिसहर्ट हुए, उन्होंने स्टडी छोड़ी, तो मुझे और भी ज़्यादा स्टडी करनी है क्योंकि मेरे लिए कंपटीशन, वो गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मेरे लिए कंपटीशन और भी कम हो गया। तो बेटा, एक तो ये बात होगी कि आप लोग नाउमीद ना हो, बल्कि आज तक जो हुआ सो हुआ। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक स्टूडेंट ने आज तक कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन आज उसने अपने आप को पहचान लिया और आज ही के दिन से उसने डीपली अपना सारा वक़्त स्टडी को दे दिया और बुक्स को दे दिया, और स्पेशली अपने बुक्स को, आउट ऑफ कोर्स चीज़ों के पीछे नहीं। सबसे बड़ी गलती हमारी स्टूडेंट्स की क्या है? वो आउट ऑफ कोर्स चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं और हज़ारों में जाकर कई एक MCQ आप लोग के पास आउट ऑफ कोर्स आ जाते हैं, लेकिन बच्चे अपनी स्टडी को तबाह कर देते इसके बुनियाद पे। मैंने कितने काबिल तरीन बच्चों को देखा है, सिर्फ इस एक बात की वजह से वो रह जाते कि वो सारा दिन आउट ऑफ कोर्स चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि बुक के पॉइंट्स क्या होते हैं और आउट ऑफ कोर्स क्या होते हैं। तो एक तो ये ज़रूरी बात। दूसरी बेटा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अभी मैं जो ईटा के MCQs देख लिए, अभी ये जो टेस्ट हुआ था, तो इनमें से मैंने एक बात बहुत गौर से देख ली, और वो ये है कि 45-40 तक तो वो MCQs बहुत ईजी बनाते हैं, लेकिन ये 20 और 15 तक फिर ऐसे MCQs बनाते हैं कि जिन स्टूडेंट का बहुत ही हार्डली कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो वो क्लियर नहीं कर सकते। तो इस वजह से बेटा, असल में बेटा, प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट में एक प्रॉब्लम है, वो इजी चीज़ों के पीछे पड़े हुए होते हैं और उन्हें पोस्टिंग करते और उस पर कमेंट्स करते और ये, लेकिन असल में उन चीज़ों के पीछे पढ़ना चाहिए जिनमें कंपटीशन है। आप लोगों को पता है 38,000 40,000 में जाकर कोई 1,000 स्टूडेंट तकरीबन अप्रोक्सीमेटली वो सेलेक्ट होते हैं। तो बेटा, मेन स्टूडेंट्स होते हैं, जो समझने वाले स्टूडेंट होते हैं, तो वो उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो सबसे ज़्यादा टफ हो, जिसमें कंपटीशन हो। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम एंड DNA, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट्स और एनिमल्स के MCQs, इसमें बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस पे वो फोकस करते हैं क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट से रह चुके होते। तो बेटा, उन्हीं ट्रिक्स में से एक ट्रिक्स आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, और वो है चेन स्टडी। आप सब सुनेंगे, आप सोचेंगे कि आज तक तो हमने ये चेन स्टडी का वर्ड नहीं सुना, तो ये क्या चीज़ है? तो बेटा, एक बात गौर से सुने, चेन स्टडी क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करें, तभी आप जाकर सारे MCQs वो कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड में चेन स्टडी हो। चेन स्टडी को बताने से पहले मैं आपके लिए आपको एक उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जिनकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत वीक है, लेकिन थोड़ी सी बायोलॉजी वो कर सकते हैं, तो और वो ना उम्मीद हो चुके कि हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं एक सिंपल सा फार्मूला उनको बता देता हूँ कि बेटा, बायोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं। अगर आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बायोलॉजी के MCQs को कंपेयर करें, तो बायोलॉजी में आ जाएगा कि किडनी का वेट कितना है, 150 ग्राम। कितना सिंपल आंसर था, कितना वेट है किडनी का? 150 ग्राम जी। चाइल्ड बर्थ में कौन सा आप
लोगों के पास वो हार्मोन हेल्प करता है तो ऑक्सीटोसिन करते हैं। विच वन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, तो आप लोगों के पास पैराथार्मोन, कितना सिंपल आंसर है। और विच वन डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्सिटोनिन। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देख ले तो वो आपसे कहेंगे कि दिस अल्डिहाइड रिएक्ट विद द कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इज अ कैटलिस्ट और प्लान अजीब अजीब सा वो होगा, और उसके बाद जाकर आपको आंसर देंगे, ठीक है। और या आप कैलकुलेशन इतने मुश्किल तरीन आपको वो देंगे। तो आप कंपेयर करें बायोलॉजी के एमसीक्यूज और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। ये वो कैसे एमसीक्यूज है, अ बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ द, और व्हाट इज द मोमेंटम, और व्हाट इज, एक ही क्वेश्चन में हजारों चीजें दी हुई होती। तो बेटा अगर आप देख ले, गौर से याद रखे, अगर आप कोशिश करके अभी ये कुछ ही दिन 20-25 दिन अगर आप 55 तक बायोलॉजी के एमसीक्यूज क्लियर करें कोशिश करके, और इंशाल्लाह कर सकते। अभी जो मैंने ईटा के एमसीक्यूज देखे, ये जो 19 को टेस्ट हुआ था, तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ 5, 6, 10 तक ऐसे थे जो थोड़े टफ थे, बाकी सब इजी थे। तो मैं समझ गया कि देखिए बेटा आप कर सकते। तो आप मैक्सिमम अगर 55 कोशिश करके 50 से 55 तक आप बायोलॉजी के एमसीक्यूज कर ले तो आप सोचते रहे। और इसी के साथ अगर आप कम से कम, ज़्यादा नहीं 60 में कम से कम 40 तो आप केमिस्ट्री के मेरे ख्याल से कर सकते होंगे। और इसी के साथ अगर आप फॉर एग्जांपल 55 + 40 तो आपके पास 95 हो गया। और आप कोशिश करके अगर 35 तो बहुत ज़्यादा कम है, अगर आप 35 भी फिजिक्स के एमसीक्यूज नहीं कर सकते तो फिर तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ही नहीं, ठीक है। तो अगर 35 भी करें तो ये 55 और 40 तो 95 और 35 ये हो गए 130। और अगर कोशिश करके आप 10 इंग्लिश के कर ले हाफ तकरीबन तो ये 140 हो गए। अब अगर 140 आप क्लियर कर दे तो आप ज़रा हिसाब लगाए तो ये आप लोग के पास हो गए 560 तक आपके मार्क्स आ सकते हैं और इजीली आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो बेटा वो स्टूडेंट जो कहते हैं हमें फिजिक्स नहीं आता, तो क्या 35 एमसीक्यूज, 30 तो फिजिक्स के एमसीक्यूज होते हैं तो जो थ्योरी से आते हैं वो तो आप हर बच्चा क्लियर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से तो 40। तो अब बात इस बात पे आकर रुक जाती है कि मतलब आपने बायोलॉजी में मेहनत करनी है, और बायोलॉजी में थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत कुछ हो सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सर आप हमें बताएं कि हम बायोलॉजी में किस तरीके से मेहनत करें कि हम 50 से 55 एमसीक्यूज के लिए। बहुत ही आसानी से ये देखिए, मैं आपको चेन स्टडी का बताने जा रहा हूँ। अगर आपने चेन स्टडी की है तो इसका मतलब है कि आप वाकई, अब हमने आपको चेक करें कि आप इस चेन स्टडी, क्या आपने इस तरह स्टडी की है, तो अगर आपने स्टडी की है तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते। चेन स्टडी किसे कहते हैं बेटा, मैं एक वर्ड बताऊंगा और उस वर्ड को एक्सप्लेन कर करके मुख्तलिफ बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे बुक्स में और हर चैप्टर में जाकर उसी से रिलेटेड बात करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड उठा लिया अमाइनो एसिड। अब इसमें से ऐसी कई बातें आप लोगों ने ऐसी बातें नोट करनी होगी जो आप लोगों से रह चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो आपसे रह चुके हुए, ठीक है। तो अब मैंने वर्ड उठा लिया अमाइनो एसिड। आप सोचेंगे कि सर अमाइनो एसिड पे कैसे एमसीक्यूज आएगा। सबसे पहला वर्ड मैंने उठा लिया कि आप मुझे बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन L and D अमाइनो एसिड। अब हर स्टूडेंट इसको सुनने के साथ साथ ये सोचता रहे कि क्या ये मुझे आ रहा है कि LOD अमाइनो एसिड किसे कहते हैं। तो मैं जल्दी से इसकी तरफ जा रहा हूँ कि LOD अमाइनो एसिड किसे कहते हैं, और फिर ये भी बताऊंगे इस पे एमसीक्यूज कैसे आएगा। तो ये देखिए, आप लोग को पता है कि अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ऊपर एक सिंपल हाइड्रोजन होता है, नीचे आप लोग के पास अल्काइल ग्रुप, और एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे साइड पे अमाइनो ग्रुप, ठीक है। और इस मिसाल से अगर मैं समझा दूँ, एक शख्स की 4 बीवियाँ हैं, 1 2 3 4 मिसाल, लेकिन इसमें एक बीवी बहुत ज़्यादा बदमाश है, तो वो जो भी कोई काम करते हैं तो उससे पूछ के करता है। तो इसी तरह अमाइनो ग्रुप जो है अमाइनो एसिड में ये उस बदमाश बीवी जैसा है। अब इस पे डिपेंड करता है, अब वो जो कहती है कि बैठ जाओ तो शोर बैठ जाता है, और वो कहती है कि उठ जाओ तो वो उठ जाता है। इसी तरह ये अमाइनो ग्रुप है। अगर अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा अमाइनो एसिड में तो ये L अमाइनो एसिड कहलाएगा, L अमाइनो एसिड। और ये देखिए, ये अब एक अजीब सा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये L अमाइनो एसिड जो ऊपर मैंने लिखा है ये L अमाइनो एसिड है या D अमाइनो एसिड है। तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये तो ये वाला साइड तो D, ये तो राइट है तो ये D होना चाहिए, कोई कहेंगे ये लेफ्ट है। तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप इस तरह करते हैं। तो आप इस वाले साइड को क्या कहते हैं, आप कहते हैं राइट आर्टिकल और ये लेफ्ट आर्टिकल। तो इसका मतलब जो ऊपर अमाइनो एसिड मैंने बनाया है वो क्या है। अब आप सबके ज़हन में ये होगा कि ये D अमाइनो एसिड है क्योंकि राइट पे अमाइनो है। नो बेटा, हार्ट का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो वो एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी में आप लोग राइट साइड ये वाला लेते हैं, लेकिन जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें ये वाला साइड आप लोग के पास लेफ्ट होता है। तो ऊपर जो मैंने अमाइनो एसिड बनाया है ये आप लोग के पास L अमाइनो एसिड है। डिपेंड करता है अमाइनो ग्रुप पे। अगर अमाइनो ग्रुप कार्बन के लेफ्ट साइड पे होगा तो वो L अमाइनो एसिड होगा। तो अब D अमाइनो एसिड कैसे होगा, ये देखिए, ये आप लोग के पास सिंपल कार्बन, ये
के पास हाइड्रोजन, ये अल्काइल ग्रुप। अब अमाइनो ग्रुप इस साइड पे हो गया और कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड पे हो गया। तो अब ये राइट साइड पे अमाइनो ग्रुप है, तो ये अब लोग के पास डी अमाइनो एसिड हो गया। अब तो मैंने सिंपल आपको सिर्फ ये बता दिया कि एल और डी अमाइनो एसिड में फ़र्क क्या है। अब बेटा गौर से सुने, इस पे MCQs कैसे आएगा। MCQs आप लोग को पता है इस पे ऐसे आएगा कि आप लोग के पास आपके बुक ने एक वर्ड लेके इस पे MCQs कई मरतबा आए भी है कि आवर बॉडी ओनली सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम डैश अमाइनो एसिड, एल अमाइनो एसिड या डी अमाइनो एसिड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है कि आवर बॉडी ओनली सिंथेसाइज, ये देखे आवर बॉडी, तो ये देखे ओनली सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम एल अमाइनो एसिड। और साथ में एक अजीब सा जुमला एक टेबल में लिखा है बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में, और वो ये है कि आवर बॉडी ओनली सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम एल अमाइनो एसिड बट डी अमाइनो एसिड आर फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये देखिए मैंने लिखा DAA मीन अमाइनो एसिड, तो वो कहाँ पर होते हैं, वो बैक्टीरियल सेल वॉल में होते हैं। किस में होते हैं, सेल वॉल। और इसी के बिल्कुल अपोजिट अगर आप चले जाए किस पे, अगर आप जाए शुगर पे, तो यही जुमला जो मैंने भी बताया कि आवर बॉडी ओनली सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम एल अमाइनो एसिड एंड डी अमाइनो एसिड आर ओनली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। इसी तरह बेटा एक जुमला है, अगर शुगर की बात आ जाए तो आवर बॉडी ओनली डाइजेस्ट डैश शुगर। तो मैं एक सिंपल ट्रिक बताना चाहता हूँ, अपोजिट है बात। अमाइनो एसिड की बात आ जाए तो हमारी बॉडी अमाइनो एसिड प्रोटीन बना सकती है सिर्फ और सिर्फ एल अमाइनो एसिड से, लेकिन अगर शुगर की बात आ जाए तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है ओनली डी शुगर नॉट एल शुगर, क्योंकि उसके लिए एंजाइम नहीं होते। तो 2 पॉइंट याद रखने, और बॉडी ओनली सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम एल अमाइनो एसिड एंड डी अमाइनो एसिड आर फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड आवर बॉडी ओनली डाइजेस्ट कौन से, एल शुगर या डी शुगर, तो अपोजिट, अमाइनो एसिड के अपोजिट। तो अमाइनो एसिड में एल अमाइनो एसिड यूज होते थे और आप लोग के पास शुगर में हम डाइजेस्ट करते। तो ये देखे आवर बॉडी ओनली डाइजेस्ट, क्या ओनली या डाइजेस्ट, या आप इस तरह भी वी ओनली डाइजेस्ट क्या, डी शुगर। क्या शुगर कर सकते हैं, डी शुगर, और एल शुगर हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होते। तो बेटा मैंने एक बात ये, अब आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि सर डी और एल शुगर में फ़र्क क्या है, डी और एल शुगर में फ़र्क क्या है। बेटा सिंपल सी बात, मैं ले लेता हूँ ग्लूकोज। ग्लूकोज में जाने से पहले आपसे 3 क्वेश्चन सिंपल पूछ लेता हूँ कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप लोग के पास, पहले तो मुझे जल्दी से 4 आसान सी बातें बताएं कि आप लोग के पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जब भी आप स्टडी करेंगे तो उसमें से आप लोग के पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक आप लोग के पास प्रोटीन है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक लिपिड है, और एक आप लोग के पास न्यूक्लिक एसिड है। इनमें से 4 ज़रूरी बातें पूछी जाती है। प्रोटीन का यूनिट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है, लिपिड का यूनिट क्या है, न्यूक्लिक एसिड का, और उनके दरमियान बांड क्या है। दोनों से एक MCQ ज़रूर आते हैं, अभी भी आया था लिपिड के बारे में। प्रोटीन का यूनिट आपको पता है AA अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड के दरमियान बांड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा जी, कार्बन आप लोग के पास कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है, बहुत से बच्चे कहते हैं ग्लूकोज, बहुत से कहते हैं गैलेक्टोज। तो बेटा सही वर्ड कहा करें, अमीनो एसिड आप कार्बोहाइड्रेट का यूनिट आप लोग के पास है मोनोसेकाराइड। क्या है, मोनोसेकाराइड। और मोनोसेकाराइड के दरमियान बांड क्या है, आप लोग को पता है ग्लाइकोसिडिक बांड है। ठीक है, तो मैं जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए कि बाद में अब वीडियो बार देख सकते हैं, इसलिए मैं थोड़े से वक्त में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और लिपिड आप लोगों को पता है कि यूनिट में आप लोग के पास प्रॉपर यूनिट नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लिपिड है जिसमें आप लोग के पास कोई फैटी एसिड नहीं। तो जनरली हम कहते हैं कि लिपिड के यूनिट में आप लोग के पास फैटी एसिड आता है और ग्लाइसिरोल आता है। ठीक है, तो और इनके दरमियान बांड क्या है, जो अभी ईटा में आया था 19 पे जो टेस्ट था, तो वो ईस्टर लिंकेज है आप लोग के पास लिपिड के दरमियान। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बार ईटा में आता है वो ये है कि न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड का यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान कौन सा बांड है, तो वो है फॉस्फोडाइईस्टर बांड। फॉस्फोडाइईस्टर बांड, इस फॉस्फोडाइईस्टर बांड से एक MCQ ज़रूर आता है। कभी कहते कि इसको ड्रा करके, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के MCQs इससे आते हैं, तो इसको बहुत गौर से अपने याद करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये मैं चेन स्टडी की तरफ जा रहा हूँ, एक बात से बात निकल रही है और मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। एक दरमियान में एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई, इसलिए बता देता हूँ। अक्सर बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। अक्सर मैं ये MCQs बच्चों से पूछता हूँ, और स्पेशली मैं वो MCQs बच्चों से पूछता हूँ जो मुझे पता होता है कि बच्चे इसको गलत याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों से MCQs, आप लोगों से भी MCQs पूछ रहा हूँ। आपने सबसे पहले जहन में आंसर सोचना है, फिर देखना है कि मैं क्या आंसर दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि बेटा वैक्सीज में कितने फैटी एसिड होते हैं, ये एक क्वेश्चन है। आप जहन में जल्दी से आंसर लाए। एक क्वेश्चन ये है,
तो बेटा इसका आंसर ये है, बहुत से बच्चों का आंसर ये होते कि सर वैक्सीज में तो फैटी एसिड नहीं होते, लेकिन आंसर ये है कि वैक्सीज में एक फैटी एसिड है। ये अपने गलती कर दी, ठीक है। अगर ये ईटा में कर लेते तो आपके 4 मार्क्स ज़ाया हो जाते, ठीक है, और एक माइनस भी हो जाता। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा आप लोग के पास 2 फैटी एसिड किस में होते हैं? तो बेटा 2 फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड में है। किस में है? फॉस्फोलिपिड। फिर मैं पूछता हूँ बेटा वो कौन सा लिपिड है विच हैव नो फैटी एसिड? तो वो आप लोग के पास है स्टीराइड और वो है टर्पिनाइड्स। क्या है आप लोग के पास? स्टीराइड और टर्पिनाइड में कोई भी फैटी एसिड नहीं होता। तो अक्सर बच्चे वैक्सीज में, फिर एक अजीब सी बात आप लोग को मैं बता दूं बेटा, और वो ये है कि एक मरतबा फैटी एसिड पे एमसीक्यूज आया था। फैटी एसिड के डिफिनीशन पे एक एमसीक्यू आया था। और अजीब सी बात यह है कि वो केमिस्ट्री से, ये देखिए बायोकेमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी है और फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में भी है। इस वजह से सारे स्टूडेंट को चाहिए कि वो इस चैप्टर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर पे भी बहुत फोकस करें, क्योंकि अक्सर इससे ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के बायोकेमिस्ट्री में। उसमें एक पॉइंट है कि विच वन प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग ऑफ कॉपर इन द ब्लड। दोबारा सुने, विच वन प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग ऑफ कॉपर इन द ब्लड। तो कोई बता सकता है सोच के? तो वो आप लोग के पास है सेरेलोप्लाज्मिन। सेरेलोप्लाज्मिन आपके उस चैप्टर में मौजूद है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग ऑफ कॉपर इन द ब्लड। इसी तरह आप लोग के पास पूछा गया है कि कीमोसिन एंजाइम। कीमोसिन, तो ये कौन सा एंजाइम है? तो ये रेनिन एंजाइम का दूसरा नाम है। अब आप पूछेंगे कि सर रेनिन क्या है? तो बेटा आपने सुना हुआ होगा, एक RENNIN है और एक RENIN है। RENNIN जो आप लोग के पास है, ये एंजाइम अक्सर होता है जो आप लोग के पास एनिमल्स होते हैं उनके बच्चों के जो दूध पीते हैं उनके स्टमक में होता है। तो ये देखिए आप लोग के पास बेबी के स्टमक में होता है रेनिन, ठीक है। आप लोग के पास ये मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और RENIN पे भी झगड़ा चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं RENIN ये हार्मोन है, कुछ लोग कहते हैं ये एंजाइम है। और असल बात ये है कि ये हार्मोन नहीं बल्कि ये एंजाइम है, क्योंकि हार्मोन और एंजाइम के दरमियान चंद डिफरेंसेस होते हैं। और इसको गौर से सुने क्या डिफरेंसेस होते हैं। आप लोग के पास हार्मोन जो है, आप लोग के पास एंजाइम जो है, सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब कुछ बच्चे एतराज़ करेंगे कि सर राइबोजाइम तो आप लोग के पास, हमारे पास प्रोटीन नहीं होते राइबोजाइम। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये राइबोजाइम क्या चीज़ है? तो इस वजह से मैं बच्चों से कहा करता हूँ कि आप इन चीज़ों में न पढ़े। राइबोजाइम आपके बुक में नहीं तो ईटा में नहीं आ सकता, लेकिन चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कभी आप लोग के पास RNA होता है और वो एंजाइमेटिक फंक्शन करता है, एक RNA जब एंजाइमेटिक फंक्शन करता है तो उसे कहते हैं राइबोजाइम। RNA which perform enzymatic or catalytic function are called राइबोजाइम। तो दुनिया में आम तौर पे जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर है, सिवाय कुछ एंजाइम के जो केमिकली है RNA लेकिन काम एंजाइम का करते हैं। तो ऐसे एंजाइम को हम राइबोजाइम कहते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे तो बेटा लेकिन इसकी बात आपके ईटा के लेवल पे हम नहीं करते। तो नॉर्मली एंजाइम और हार्मोन के दरमियान एक बिग डिफरेंस ये है कि आप लोगों के पास एंजाइम प्रोटीनिशियस होते हैं लेकिन हार्मोन मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। एक इंतहाई अहम पॉइंट बताना चाहता हूँ हार्मोन से रिलेटेड, एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट कि हार्मोन आप लोग के पास सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, हार्मोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, हार्मोन स्टीराइड भी हो सकते हैं। इससे एक MCQ ज़रूर आता है, स्टीराइड भी हार्मोन की क्लासिफिकेशन। और हार्मोन आप लोगों के पास अमाइनो एसिड डेराइवेटिव भी हो सकता है। एक ही अमाइनो एसिड में को चेंज करके हार्मोन बना देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा। और हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर एक टॉपिक को छोड़कर दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, इसी का नाम है चेन स्टडी। कि कोई भी वर्ड मेरे सामने आ जाए और मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊं आगे, और जो भी जहाँ से बात सामने आ जाए हम वो एक्सप्लेन करते जाए और आपको वो आ रहा हो, तो ये है चेन स्टडी। अब ये देखिए मैं सारी आपकी बुक की बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन कभी एक जगह से कभी दूसरी, इसको चेन स्टडी कहते हैं। तो बेटा अपने अपने हार्मोन की बात की, तो हार्मोन आप लोग के पास क्या भी हो सकते, प्रोटीन भी हो सकते, स्टीरॉयड भी हो सकते। आप पूछेंगे कि सर हार्मोन क्या है, कौन कौन से हार्मोन प्रोटीन है?
तो आम तौर पे हम आप सुनते हैं हार्मोन, बस इंसुलिन और ग्लूकागॉन ही का नाम सुने, नहीं बेटा। आप लोग के पास हार्मोन बहुत ज़्यादा से हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर है। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास अमाइलिन, एंटीम्यूलेरिन, एडिपोनेक्टिन, एंजियोटेंसिनोजन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एट्रियल नेटुरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेटुरेटिक पेप्टाइड, कैल्सिटोनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोर्टिकोट्रोपिन, लेजिंग हार्मोन, एनकेफ्लिन, एंडोटेरिन, एरिथ्रोपोटेन, गिलेन, गिलगास्टिन, ग्लूकागॉन, हेप्सिडोन, ह्यूमन प्लेसेंटल ल्यूक्टेजिन, ह्यूमन करियान, गोनेडोट्रोफिन, और इस तरह चलते जाए हज़ारों किस्म के, मतलब 60-70 तक आप लोग के पास पेप्टाइड हार्मोन मौजूद है। लेकिन आपके बुक में मशहूर जो है आप लोग के पास इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पैराथार्मोन है, कैल्सिटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, आप लोग के पास इस तरह एडीएच है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन आप लोग के पास हार्मोन है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इंसुलिन और ग्लूकागॉन मैंने ले लिया। अब आप पूछेंगे सर स्टेरॉयड हार्मोन कौन से, तो आप लोग को पता है 6 हार्मोन आप लोग के पास, टेस्टोस्टेरोन और आप लोग के पास प्रोजेस्टेरॉन, और इस तरह आप लोग के पास जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन है, अल्डोस्टेरॉन, जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, ये सारे स्टेरॉइड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कितने हैं जो आपके लेवल पे जिक्र है। पहला क्वेश्चन ये देखिए, मैं इसमें 3-4 अजीब क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप अपना एग्जाम खुद ले और जहन में आंसर सोचें कि क्या आंसर होना चाहिए। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन कौन से है, जल्दी से बताए। पहले मुझे ये बताए कि टोटल कितने हार्मोन है जी, तो मैं आंसर दे रहा हूँ। टोटल अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन आपके लेवल पर वो 4 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से सिक्रीट होते हैं अमाइनो एसिड, ये भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ से अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन सिक्रीट हो सकते हैं। तो बेटा याद रख के आप लोग के पास 2 जगहों से, एक थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 और T4 हार्मोन, ये दोनों हार्मोन, और दूसरे एड्रीनल मेडुला से एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन, ये देखिए एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन, ये दोनों, ये 4 हार्मोन T3 T4 एड्रेनालाइन नॉर एड्रेनालाइन, जिसको आप एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं, ये 4 हार्मोन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। अब एक अलग सवाल उठता है और वो ये है कि सर अमाइनो एसिड तो 20 है, एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल, एलेनिन, मेथियोनिन, सेरिन, प्रोलिन, वेलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन। अब तो 21 सिलेनोसिस्टीन, पायरोलाइसिन 21, 22 भी आ चुके हैं, लेकिन आपके लेवल पर 20 है। तो बेट सर इस 20 में अब ये जो 4 हार्मोन है ये कौन से अमाइनो एसिड से बने हैं। तो अजीब सी बात यह है कि अमाइनो एसिड 20 है, लेकिन इनमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ये खुसूसियत हासिल है कि उनसे ये 4 हार्मोन बने सिंगल अमाइनो एसिड से, और वो अमाइनो एसिड है थायरोसिन। अब बेटा एक बहुत ज़रूरी बात सुने, आप कहीं गलती ना कर जाए, एक वर्ड है थायरोसिन और एक वर्ड है थायरोक्सिन। तो बेटा याद रखिए, थायरोसिन इज़ एन अमाइनो एसिड और थायरोक्सिन एक हार्मोन है। अब एक सवाल है, मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूँ कि बेटा आप लोग के पास जो थायराइड ग्लैंड है उससे एक हार्मोन होता है, कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो कुछ क्या कहते हैं, तो आप भी अपना हिसाब ले कितने हार्मोन। तो एक आप लोग के पास T3 है और एक आप लोग के पास T4 है और एक आप लोग के पास कैल्सिटोनिन है। याद रखिए T3 और T4 दोनों अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, और कैल्सिटोनिन आप लोग के पास प्रोटीनिशियस हार्मोन है जो बहुत से अमाइनो एसिड से बना है, ठीक है। आप लोग के पास 32 अमाइनो एसिड से बना है, ठीक है। तो T3 और T4 तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि बेटा जब थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो थायरोक्सिन कहाँ चला गया, ठीक है। तो T4 ही का नाम है आप लोग के पास थायरोक्सिन, जिसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा थायरोसिन और थायरोक्सिन में फ़र्क है, थायरोसिन अमाइनो एसिड है, थायरोक्सिन आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास हार्मोन है। तो बेटा मैं ये बताने जा रहा था कि हार्मोन आप लोगों के पास क्या भी हो सकता है, ये देखिए स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन के बारे में आपके बुक ने कुछ लिखा नहीं, लेकिन याद रखिए FSH और LH जो हार्मोन है वो दोनों आप लोग के पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। बल्कि एक और भी कीमती बात मैं आप लोग को बता दूं, एक और हार्मोन आपने नाम सुना होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब बच्चे सोच ले कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ पर किस चैप्टर में है, कहाँ से सिक्रीट होता है। तो आप रिप्रोडक्शन उठाए, उसमें सेमेन उठाए, उसमें आपको मिल जाएगा कि मेल के सेमेन में आप लोग के पास प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। कपुलेशन के दौरान जब इजुकुलेशन हो जाती है फीमेल के आप लोग के पास विजाइनल कैनाल में, तो उस सेमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन आप लोग के पास कहाँ से सिक्रीट होता है, तो बेटा एक बात याद रखिए, चूंकि ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो इस वजह से इसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहा गया है। लेकिन मेनली ये सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होता है, सेमिनल वेसिकल से। और बेटा एक और बात अपने साथ याद रखिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। 2 बातें अपने साथ याद रखिए,
और एक ये है आप लोग के पास इट डिक्रीज द वेजाइनल फ्लूइड विस्कोसिटी, एक ये है, और दूसरा इट स्टिमुलेट द अपोजिट आप लोग के पास एंटी पेरास्टालिसिस इन द फेलोपियन ट्यूब एंड दस हेल्प इन द स्पर्म टू रीच इनटू द ओवम। ठीक है, तो ये दो काम है इसके आप लोग के पास प्रोस्टाग्लैंडिन। और अजीब बात यह है कि प्रोस्टाग्लैंडिन ना तो प्रोटीन है, ना अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ना स्टेरॉइड, बल्कि ये आप लोग के पास फैटी एसिड डेरिवेटिव है, फैटी एसिड से बना है डेराइवेटिव। अब मैं डिटेल में नहीं जाता, वरना मैं बता देता कि ये एक फैटी एसिड जिसका नाम एराकिडोनिक एसिड है, उससे ये बना है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो बेटा ये है चेन स्टडी कि मैंने एक वर्ड अमाइनो एसिड उठा लिया है और इस तरह मैं आगे जा रहा हूँ। तो अब अपनी बात की तरफ आ जाता हूँ। रेनिन और रेनिन में RENNIN जो रेनिन है आप लोग के पास, ये आप लोग के पास क्या है, तो ये एंजाइम है जो बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसके स्टमक में होता है, माँ के दूध को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और RENIN जो एंजाइम है ये लोग कहते हैं हार्मोन है। तो आप उनको ये आंसर दे सकते हैं, उनसे पूछे कि एवरी हार्मोन मस्ट हैव रिसेप्टर, हर हार्मोन के रिसेप्टर होते, या तो वो सेल मेम्ब्रेन में होंगे, या न्यूक्लियस में होंगे, या आप लोग के पास साइटोप्लाज्म में। मुझे रेनिन के कहीं पर इसके रिसेप्टर कहीं पर दिखा दे। तो रेनिन के कोई रिसेप्टर नहीं, बल्कि ये रेनिन एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजिन, एक हार्मोन है लेवर का, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एंजाइमेटिक फंक्शन कर रहा है। और अजीब बात यह है कि ये किडनी से सीक्रेट होता है। अच्छा, इसके बारे में पुराने बुकों में भी थोड़ी सी गलती थी और नए बुक में भी गलती है। आप उठाए सेकेंड ईयर बुक 386 पेज पे नीचे आपको एक टेबल मिल जाएगा, उसमें रेनेट टेबलेट के बारे में लिखा है। तो उनमें भी ये स्पेलिंग गलत लिखा है, अगर आप गौर से देख ले उसमें भी ये स्पेलिंग की गलती है। ठीक है। अच्छा बेटा, मेरी बात शुरू हुई थी अमाइनो एसिड से, तो मैंने आपको L अमाइनो एसिड, D अमाइनो एसिड, इस तरह बात होते होते कहीं कितने सारे बुक के अंदर हम चल फिर के आ गए। तो इसको चेन स्टडी कहते हैं। अब चेन स्टडी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताओ बेटा। मैंने एक अमाइनो एसिड उठा लिया है टायरोसिन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे और आपके बुक्स में, स्पेशली ईटा के लिए। आप कहोगे सर कैसे? तो वो ऐसे कि आप लोगों ने एक डिजीज़ का नाम सुना है जिसे कहते हैं फिनाइल केटानोरिया। अब फिनाइल केटानोरिया पे कैसे MCQ जा सकता है? फिनाइल केटानोरिया पे ये MCQ जा सकते हैं कि इट इज़ अ डिजीज़। देखिए बेटा, जब भी डिजीज़ में वर्ड आ जाए जेनेटिकल, जब भी वर्ड आ जाए कि ये डिजीज़ जेनेटिकल डिजीज़ है, तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि जेनेटिकल में या तो ये ऑटोसोमल होगी और या आप लोग के पास 6 लिंक्ड होगी। दो वर्ड याद रखिए, कोई भी जेनेटिकल डिजीज़ या ऑटोसोमल होगी या 6 लिंक्ड। ऑटोसोमल किसे कहते हैं, 6 लिंक्ड किसे कहते हैं? जैसा बेटा आपको पता है कि आप अगर ह्यूमन का नॉर्मल सेल डिप्लॉइड सेल ले ले तो उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक माँ से आए हुए होते, एक बाप से। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम तो होते हैं, लेकिन उसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होते हैं। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो आपका क्या ख्याल है? याद रखिए, ह्यूमन में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इस वजह इसको डिप्लॉइड कहते हैं। 2n जो कहते हैं ना, इसका मतलब इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ह्यूमन में 23 पेयर है ना, तो इनमें से ये फर्स्ट 22 पेयर जो है ये आपके पास होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्या होते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्योंकि ये जितने भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम है ये ह्यूमन के 6 को कंट्रोल नहीं करते कि ये मेल बनेगा या फीमेल, लेकिन लास्ट जो पेयर होता है फीमेल में XX, और अगर मेल की बात करें तो उसमें XY, तो ये आप ये कंट्रोल करते हैं कि अब ये मेल बनेगा या फीमेल। कमाल इसमें है। ठीक है, तो इस वजह से इसको 6 क्रोमोसोम कहा गया। ठीक है, तो आप लोग के पास क्रोमोसोम 2 किस्म के हैं, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम को छोड़कर जितने भी क्रोमोसोम है 22 पेयर ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम, बाकी लास्ट पेयर 6 क्रोमोसोम है। अब बेटा, कोई भी डिजीज जेनेटिकल होगी तो वो या तो ऑटोसोमल डिजीज होगी या 6 लिंक्ड होगी। तो आप ऑटोसोमल डिजीज किसे कहते हैं? वो डिजीज जिसका जीन, जेनेटिकल डिजीज वो होगी जिसमें जीन में फर्क आया हो, और जीन तो क्रोमोसोम पे पड़े रहते हैं, या क्रोमोसोम 1 पे या 2 पे या 3 पे। अब बेटा, एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने जा रहा हूँ। आप पूछेंगे कि सर एक MCQ तो इस पे भी आता है कि फला जीन किस क्रोमोसोम पे पड़ा है, तो आपके साथ आप तो बहुत से बच्चे आउट ऑफ कोर्स चीज़ों को याद करते हैं, फला का जीन इस पे फला, तो आउट ऑफ कोर्स जाने की ज़रूरत नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ इतना अपने साथ याद रखिए कि आपसे ईटा में क्या पूछा जा सकते हैं। आपसे ईटा में पूछा जा सकते हैं ABO ब्लड ग्रुप का जीन किस क्रोमोसोम पे है, इंसुलिन का जीन किस क्रोमोसोम पे है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिकल सेल
एनीमिया का जीन किस क्रोमोसोम पे है, आपसे पूछा जा सकता है कि ल्यूकीमिया का जीन किस क्रोमोसोम पे है, आपसे पूछा जाता है कि अल्बिनिज्म का जीन किस क्रोमोसोम पे, आपसे पूछा जा सकता है कि एच सब्सटेंस का जीन किस क्रोमोसोम, आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्रीटर का जीन किस क्रोमोसोम पे है। ये मुख्तलिफ किस्म के आपसे पूछे जा सकते हैं इनके बारे में कि ये जीन किस क्रोमोसोम पे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप ईजी आपको पता है 9 नंबर क्रोमोसोम, इंसुलिन का 11 नंबर, सिकल सेल एनीमिया का 11 नंबर, ल्यूकीमिया का 11 नंबर, अल्बिनिज्म का 11 नंबर और एच सब्सटेंस का जीन क्रोमोसोम नंबर 19 और सिक्रीटर का जीन क्रोमोसोम नंबर 19। लेकिन पूछा जाएगा कि सिक्रीटर का जीन डोमिनेंट होता है या रिसेसिव, तो याद रखिए ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक मैं दरमियान में एक अजीब सा एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ, अगर आप बच्चे ये क्लियर करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके 70-80% चांस है ईटा में जाने के, और अगर नहीं करते तो आपको मेहनत की ज़रूरत होगी। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमोलिन का जीन किस क्रोमोसोम पे है, ह्यूमोलिन, तो आप पूछिए सर ह्यूमोलिन क्या है। इसके लिए आप फर्स्ट ईयर बैक्टीरिया चैप्टर के लास्ट लाइन्स उठाए, लास्ट पेजेस, तो आपको मिल जाएगा कि ह्यूमन इंसुलिन आर कॉल्ड ह्यूमोलिन, तो वो भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे ही है। एक बात ये हो गई। एक अजीब सा दूसरा कायदा आपको बता दूं, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा अगर कोई, मैं जनरली आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल आइस का जीन क्रोमोसोम नंबर डैश पे पड़ा है 32, 33, 34 या 35, मैं उनसे कहता हूं कि उनमें से एक सेलेक्ट करते, कोई कहते 32, कोई कहते 33, कोई कहते 35, तो बेटा एक बात याद रखिए, क्रोमोसोम नंबरिंग 23 से आगे नहीं जाते। आपके जहन में एक सवाल उठे कि सर क्रोमोसोम तो 46 है तो फिर नंबरिंग 23 तक क्यों, तो मैं कहूँगा कि बेटा मानता हूँ क्रोमोसोम 46 है लेकिन 23 पेयर है और इनमें से हर एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। क्या मतलब होमोलोगस, अगर इंसुलिन का जीन यहाँ पर पड़ा है तो वो यहाँ पर भी पड़ा है, अगर आइस का कलर का जीन यहाँ पर पड़ा है तो यहाँ पर भी, क्योंकि एक माँ से और एक बाप से, क्यों आपके माँ के आंकों, आपके माँ की बॉडी में आंकों का जीन है सेल्स में, और बाप की कोई आंखें, आपको सर मेरे बाप के तो आंखें नहीं है तो इसमें बाप के तो आंखों का जीन का, बेटा अगर आंखें हो या ना हो आंखों के जीन होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग के पास एक जीन माँ से आया हुआ होगा, एक बाप से, और आप इसका मतलब है कि आप लोग के पास जीन ऑलवेज पेयर में होते हैं। अब ये जो मेंडल के उसमें लिखते हैं RR, तो ये क्या लिखते हैं कि ये 2 अलील है आप लोग के पास, एक बाप से और एक माँ से आया है। तो बेटा 2 एवरी पेयर जो आप लोग के पास होता है वो होमोलोगस होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते। तो अगर आप एक एतराज़ उठाएंगे कि सर इस तरह क्यों नहीं कि इसको हम 1 क्रोमोसोम का, इसको 2 का है, इसको 3 का है, इसको 4, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा अगर आप इस तरह नंबरिंग देंगे तो कोई अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन का जीन किस क्रोमोसोम पे पड़ा है तो आप उससे कहेंगे कि 1 पे भी पड़ा है और 2 पे भी पड़ा है, तो आपसे कहेंगे कि बेटा क्या पागलो जैसी बात कर रहे हो। एक बात कहो, ये तो ऐसी मिसाल होगी कि आपसे पूछे कि आपके बाप का नाम क्या है, आप उसे कहो कि गुलबदीन भी है और हिकमतियार भी है, तो इम्पॉसिबल है ना। तो इस तरह आप लोग के पास मिसाल, बेटा मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप रिफ्रेश और आपको समझ आ जाए ये बात। जिस तरह इस तरह पॉसिबल नहीं एक शख्स के 2 बाप, तो इस तरह आप लोग के पास ये पॉसिबल नहीं कि एक जीन एक क्रोमोसोम पे भी और दूसरे पे भी। तो इस वजह से हमने मजबूर होकर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे इनके आपस में इतनी मोहब्बत थी, इनके स्ट्रक्चर, शेप और सब कुछ, और जीन इतने सेम थे, तो हमने कहा हम तुम दोनों को एक ही नाम दे देते हैं। उसको क्रोमोसोम नंबर 1 कहा गया, दूसरे पेयर को क्रोमोसोम नंबर 2 कहा गया, और इस तरह होते होते लास्ट क्रोमोसोम नंबर 23। तो अगर गलती से कोई आप ये गलती ना करे कि आप किसी कहे कि फला जीन तो क्रोमोसोम नंबर 29 पे पड़ा है, सॉरी बेटा 23 से आगे नहीं जाया करते। ठीक है, 23 तक लास्ट बात है। तो बेटा ये बात आप लोग के पास हो गई। तो असल में बात मैं ये करने चाहता कि क्रोमोसोम नंबरिंग आपने 23 से आगे नहीं ले जानी। ठीक है, अच्छा बेटा अब बात इसकी हो रही थी कि कोई भी जेनेटिकल डिजीज़ जो आपके सामने आ जाए तो वो जेनेटिकल डिजीज़ या तो ऑटोसोमल होगी या 6 लिंक्ड होगी। क्या मतलब, अगर उस डिजीज़ का जीन आप लोग के पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे पड़ा है तो वो ऑटोसोमल डिजीज़ होगी। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया क्या है आप लोग के पास, ये ऑटोसोमल है। आप लोग के पास थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल है। और अगर ल्यूकीमिया क्या है, ऑटोसोमल है। फिनाइल केटानोरिया क्या है, वो भी ऑटोसोमल है। आप पूछेंगे सर उसका जीन किस पे है, तो आपके बुक ने नहीं लिखा, उसका जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, तो वो भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गया। तो आप पूछेंगे सर फिर तो जब बुक ने नहीं लिखा ईटा में नहीं आ सकता, नहीं, बुक ने ये क्रोमोसोम नंबर नहीं लिखा, लेकिन ये तो लिखा है कि ये ऑटोसोमल है। तो बेटा कोई भी डिजीज़ अगर उसका जीन ऑटोसोमल
ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे हो तो वो ऑटोसोमल डिजीज़, और अगर 6 क्रोमोसोम पे हो तो वो 6 लिंक डिजीज़। अब बेटा दो बातें हैं, अगर आप लोगों के पास कोई भी डिजीज़ अगर सपोज वो ऑटोसोमल है, क्या है, फिर उसमें दो बातें हैं, वो या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी और या ऑटोसोमल रिसेसिव। आपको पता है कि रिसेसिव, किसी भी डिजीज़ के रिसेसिव होने के लिए दोनों जीन का रिसेसिव होना ज़रूरी है, और डोमिनेंट के लिए अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तब भी ये डिजीज़ होगी, और अगर आप लोग के पास क्या हो, दोनों डोमिनेंट हो तब भी ये डिजीज़ होगी। तो अब आप कहो कि सर ऑटोसोमल रिसेसिव के कुछ डिजीज़ हमारे बुक से ही हमें बता दे, तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे फर्स्ट चैप्टर उठाए, उसमें लाइसोसोम उठाए, तो उस लाइसोसोम में आपको दो डिजीज़ मिलेंगे, एक टैसिस डिजीज़ है और एक आप लोग के पास ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। आज तक जितने भी स्टूडेंट है वो उसको ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कहते हैं, उन्होंने गौर नहीं किया कि ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं ग्लाइकोजन फार्मेशन। 4 वर्ड अपने साथ याद रखिए। अपनी बात की तरफ वापस आ रहा हूँ। एक वर्ड है ग्लाइकोजेनेसिस, फार्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोजन के लाइसिस को कहना। तीसरा वर्ड है ग्लूकानोजेनेसिस, तीसरा वर्ड है ग्लूकानोजेनेसिस। ग्लूकानोजेनेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। फार्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट।